मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जगत प्रणाली पढ़ा था और ये जाना था कि द्वि जगत प्रणाली, तीन जगत प्रणाली, चार जगत प्रणाली, पांच जगत प्रणाली और छह जगत प्रणाली। तो जो पांच जगत प्रणाली व्हिटकर के द्वारा दी गई थी, उसमें पहला जगत आज हम लोग पढ़ेंगे जगत मोनेरा। किंगडम मोनेरा। इसको कुछ पॉइंट्स में हम देखते हैं। पहला पॉइंट है मोनेरा जगत में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मोनेरा जगत के प्राणी हैं, इन प्राणियों की जो कोशिका है वो प्रोकैरियोट्स है या अकेंद्रकीय कोशिकाएं हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता। अगला पॉइंट, आरएनए जीन्स के आधार पर मोनेरा जगत को दो भागों में बांटा है। और इसका जो पहला भाग है उसको कहते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरा भाग है यू बैक्टीरिया। कहने का तात्पर्य है कि जो आरएनए जीन्स के आधार पर मोनेरा जगत है, इसको दो वर्गों में बांट दिया। एक वर्ग आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया है इसके बारे में देखेंगे तो इसका पहला पॉइंट है कि ये प्राचीनतम जीव हैं, जिनको हम आद्य जीव बोलते हैं। ये बहुत ही प्राचीन समय से पाए जाते हैं और ये विशेष प्रकार के बैक्टीरिया हैं, विशेष प्रकार के जीवाणु हैं जो कठिन से कठिन वास स्थानों पर रह सकते हैं। कठिन से कठिन वास स्थान, जहां पर अन्य जीव नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते, उन स्थानों पर भी ये आर्की बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। और इनका जैसे में देखेंगे, पहला है हैलोफिल्स। क्या बोलते हैं? हैलोफिल्स, जिसको कहते हैं लवणीय क्षेत्र। ये अत्यधिक लवण वाली जगहों पर भी रह सकते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे मृत सागर, मृत सागर और 3 मोल NaCl, जो मोलरता NaCl
सांद्रता से अधिक पर भी पाए जाते हैं। पहला हमने पढ़ा हैलोफिल्स, दूसरा है थर्मो एसिडोफिल्स। नाम है थर्मो टेम्परेचर से, एसिडो अम्लीयता से। ऐसे जीवाणु जो गर्म झरने या गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। ये क्या है? गर्म झरने तथा गहरे समुद्र में। और इसका उदाहरण है थर्मोकोकस। जीवाणु का नाम है थर्मोकोकस। ये ऐसा जीवाणु है जो गर्म झरने में और गहरे समुद्र में पाया जाता है। और जो गर्म झरने और गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, ऐसे जीवाणुओं को थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। अगला है मेथनोजेंस। जेंस का मतलब उत्पादित करने वाला, कौन? मेथेन का उत्पादन करते हैं। ये बैक्टीरिया जो है वो कक्ष क्षेत्र में पाए जाते हैं। कक्ष कहते हैं दलदली भूमि को। ये कक्ष क्षेत्रों में पाए जाते हैं और मेथेन का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन आता है कि मेथेन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? तो उसको होगा मेथनोजेंस। और ये जो मेथनोजेंस है, इसका एक पॉइंट और है कि ये जो है रूमिनेंट पशुओं जिसको हम पालतू भी कहते हैं, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, इनकी आंतों में भी मिलते हैं। और उनके गोबर से, जो उनका मल है, इन जंतुओं के मल से मेथेन का उत्पादन करते हैं। और ये जो गोबर गैस जिसको बोलते हैं, और बायोगैस नाम है उसका, बायोगैस, जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, का मुख्य अवयव मेथेन गैस होती है। और ये जो मेथेन का उत्पादन करते हैं या बायोगैस उत्पन्न करते हैं, इनमें अगर नाम लिखना चाहें तो है मेथनोबैक्टीरिया या मेथनोकोकस। ये ऐसे जीवाणु हैं जो गोबर गैस से का उत्पादन करते हैं। और गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मेथेन गैस है। अगला पॉइंट है कि ये जो मेथनोजेंस है, और लवणीय
बैक्टीरिया अविकल्पी अनाक्षी होते हैं। इनके श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यदि इनको ऑक्सीजन वाले स्थान पर रखा जाएगा तो ये मर जाएंगे। जबकि जो थर्मो एसिडोफिल्स हैं, ये विकल्पी अनाक्षी होते हैं। ये जो आद्य बैक्टीरिया है, जिनको हमने कहा आर्की बैक्टीरिया और अन्य बैक्टीरिया, ये एक दूसरे से कोशाभित्ति की संरचना में भिन्न होते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया है और जो यू बैक्टीरिया है या अन्य बैक्टीरिया है, इनकी कोशाभित्ति जो है एक दूसरे से भिन्न होती है और उसी कोशिका भित्ति के आधार पर हम इनको पहचानते हैं। अगला पॉइंट है थर्मोकोकस मिथुनोकोकस और मेथनोबैक्टीरियम में यूकैरियोटिक प्रोटीन हिस्टोन जैसी प्रोटीन पाई जाती है। इस पॉइंट में देखेंगे कि जो मेथनोकोकस है, थर्मोकोकस है या मेथनोबैक्टीरियम है, ये जो जीवाणु हैं ये हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशा के, लेकिन इनमें जो है जो यूकैरियोटिक कोशा के केंद्रक में या डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, उस हिस्टोन जैसी प्रोटीन इनमें भी पाई जाती है। हिस्टोन जैसी प्रोटीन है, हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन जैसी प्रोटीन पाई जाती है। अगला पॉइंट है डाई एलेस्टर न्यूमोसिंथेस सबसे छोटा जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। अगला है बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग
एरनबर्ग ने किया। अगला है जर्म थ्योरी, जर्म सिद्धांत, लुई पास्चुअर ने दिया। अगला है बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, के पिता एंटनी वान ल्यूवेनहॉक हैं। जो नीदरलैंड ऑब्लिक हॉलैंड के निवासी थे। ये जो पॉइंट है, सबसे छोटा जीवाणु कौन है? डाइलेस्टर न्यूमोसिंथेस। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग एरनबर्ग ने किया। जर्म सिद्धांत लुई पास्चुअर ने दिया। जीवाणु विज्ञान के पिता एंटनी वान ल्यूवेनहॉक हैं, वो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। इन पॉइंट्स पे खूब एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट है यू बैक्टीरिया। ये क्या है? ये वास्तविक बैक्टीरिया है। जो भी जानते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं कि ये जो यू बैक्टीरिया है ये वास्तविक बैक्टीरिया है। और इससे पहले हमने 3-4 आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था, जिसमें मेथनोजेंस था, हेलोफिल्स था, थर्मोएसिडोफिल्स था। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो वास्तविक बैक्टीरिया है, इनको जो है संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जिसको हम कहते हैं कोकस, जिसको ये प्लूरल में मतलब बहुवचन में कोकाई कहते हैं। या इसी को हम स्फेरिकल कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं गोलाकार। जिनकी संरचना गोल होती है उनको हम कोकस कहते हैं। कोकस एक वचन है, जबकि कोकाई बहुवचन है। और दूसरा है बैसिलस। बैसिलस को प्लूरल में बैसिलाई कहते हैं। और ये क्या है? रॉड शेप्ड है, रॉड शेप्ड, जिसको हम कहते हैं छड़ाकार, छड़ के आकार का, दंड के आकार का। और इसका उदाहरण है साल्मोनेला। तीसरा प्रकार है जिसको हम कहते हैं विब्रियम। विब्रियम
इसको प्लूरल में कहते हैं विब्रियाई। और ये जो विब्रियो है ये कामा शिफ्ट है। और ये हिंदी में कहते हैं कामाकार, कामा के आकार का। और ये एक नाम आपने सुना होगा विब्रियो कालेरी। ये विब्रियो कालेरी जीवाणु जो है विब्रियम कहलाएगा। और ये क्या करता है, कालरा पैदा करता है। कालरा रोग आप लोगों ने जाना होगा, ये कालरा उत्पन्न करता है। और चौथे नंबर पे है स्पाइरिलम। और इसका प्लूरल जो है बहुवचन में है स्पाइरिला। इसको कहते हैं स्पाइरल, सर्पिलाकार, जिसको हम टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं। ये संरचना के आधार पर 4 प्रकार है, कोकस, बैसिलस, विब्रियम और स्पाइरिलम। अगला पॉइंट है कशाभिका के आधार पर जीवाणु का या बैक्टीरिया का वर्गीकरण। ये जो कशाभिका फ्लैजेलम जिसको कहते हैं, आपने कोशिका चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा होगा फ्लैजेलम की संरचना। मान लीजिए ये जीवाणु है और इसका एक धागे जैसी संरचना जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कशाभिका। तो कशाभिका के आधार पर वर्गीकरण भी किया गया है। अभी संरचना के आधार पर हमने पढ़ा था, अब कशाभिका के आधार पर। तो पहला है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस इसमें क्या होता है कि किसी कोश जो जीवाणु की कोशिका है, किसी एक एंड पर केवल एक कसाब होता है। किसी एक सिरे पर एक कसाब होता है। जैसे आप अगर इसका देखिए तो पहला है स्यूडोमोनास, जीवाणु का नाम है थायोबैसिलस। विब्रियो कालेरी, आदि। दूसरा है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस जो एम्फीट्राइकस है, इस पर जो है एक गुच्छे में एक। दूसरा है एम्फीट्राइकस, एक गुच्छे में दोनों सिरों पर कसाब हो। इसका उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास अगर कोई भी जीवाणु है
तो गुच्छे में इसके कसाब होंगे और दोनों सिरे पर होंगे। ये है एम्फीट्राइकस। तीसरा है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, और ये जो जीवाणु है इसमें ग्रुप तो होगा लेकिन एक सिरे पर, एक गुच्छे में एक सिरे पर कसाब हो। ये स्पाइरिलम में पाया जाता है। स्पाइरिलम, बाल्यूटेंस। एक कोई भी जीवाणु की संरचना है, एक सिरे पर गुच्छे के रूप में कसाब है। अगला है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस जो है इसमें जो है कसाबिका जो है पूरे कोशिका, पूरी कोशिका की सतह पर कसाब हो। इसका जो उदाहरण है वो ईसरकिया कोलाई है। जो भी इसका शरीर बना होगा इसके चारों तरफ कसाब होंगे। और अगला जो पांचवा प्रकार है उसको कहते हैं एट्राइकस, जिस पर कोई भी कसाब ना हो, कसाब अनुपस्थित। और ये जो कसाब अनुपस्थित होते हैं इसका जो उदाहरण है वो है पास्चुरेला पेस्टिस या लैक्टोबैसिलस। देखिएगा प्रश्न पत्र उठा करके ये सारे क्वेश्चन आए होंगे कि निम्न में कौन लोफोट्राइकस है, या एक गुच्छे में एक सिरे पर कसाब हो तो क्या कहते हैं, या पूरी कोशिका की सतह पर कसाब हो तो क्या कहते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो ये जो एट्राइकस है इसमें कसाब अनुपस्थित है, किसी भी सिरे पर कोई भी कसाब नहीं पाया जाएगा। कुछ और पॉइंट देखते हैं कि ये जो गोलाकार जीवाणु है जिसको हमने कोकस बैक्टीरिया कहा था, गोलाकार जीवाणु सबसे छोटे आकार के होते हैं। अगला पॉइंट है जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। या बीजीए भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा। नील हरित शैवाल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो नील हरित शैवाल की बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, साइड में बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें पहला पॉइंट है नील हरित शैवाल में पौधों की भांति क्लोरोफिल ए
पाया जाता है। जब पौधों की भांति क्लोरोफिल पाया जाएगा तो निश्चित रूप से ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसके दौरान पौधे जो है क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। अगला है, ये जो बीजीय या नीलहरित शैवाल है ये एक कोशिकीय मंडलीय, जिसको कॉलोनी कहते हैं, एक साथ जुड़े हुए या धागे के रूप में होते हैं, फिलामेंट्स। ये जो नीलहरित शैवाल है ये एक कोशिका के भी बने हो सकते हैं या बहुत सारे शैवाल एक साथ जुड़े हो सकते हैं या धागे के रूप में होते हैं। अगला पॉइंट है, ये स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर, समुद्री जल में या स्थलीय हो सकते हैं। और इनका जो ये अगर मंडलीय है तो इनकी कॉलोनी जिसको हमने मंडल कहा है, जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। मतलब एक लसलसा द्रव है जिसको हमने क्या कहा, जेलीनुमा संरचना, एक शीत होती है जिसमें सब आपस में जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट है, ये जो बीजीय की बात कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरित शैवाल, इसका एक प्रकार है नास्टाक और एनाबीना। ये नास्टाक और एनाबीना नामक जो नीलहरित शैवाल है ये पर्यावरण के नाइट्रोजन, जो पर्यावरण में नाइट्रोजन है को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर, फिक्स जिसको बोलते हैं, कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं, नास्टाक और एनाबीना, ये जो नीलहरित शैवाल है ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में। और ये करने का काम कौन करता है, नास्टाक और एनाबीना में पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिकाएं जिनका नाम क्या है, टेट्रोसिस्ट। और ये टेट्रोसिस्ट में होता क्या है कि इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज, इस एंजाइम की सहायता से ये दोनों नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। और एक चीज है कि ये जो एनाबीना है, एनाबीना
स्वतंत्र रूप से और सहजीवी के रूप में, सिम्बायोसिस कहते हैं या सिम्बायोटिक कहते हैं, सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम है, ये जो एनावीना है, ये अकेला एनावीना भी कर सकता है स्वतंत्र रूप से अथवा सहजीवी के रूप में। आपने ये पढ़ा होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहते हैं कि जो नाइट्रोजन वायुमंडल में है, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो दाल वाले पौधे, लेग्यूम जिन्हें कहते हैं, दाल वाले पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो पौधों को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है और ये क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला पॉइंट है रसायन संश्लेषी जीवाणु। ये रसायन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये नाइट्राइट अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पादन के लिए करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? जो रसायन संश्लेषी जीवाणु है, जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु वैसे रसायन संश्लेषी जीवाणु, और जो रसायन संश्लेषी जीवाणु है ये नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया जैसे विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं और उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। आपने पढ़ा है एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या है? ये जैविक ऊर्जा है। अगला पॉइंट है कि ये जो रसायन संश्लेषी जीवाणु है ये नाइट्रोजन फास्फोरस, सल्फर और आयरन, जिसको लोहा कहते हैं, NPSFE, ये संकेत है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और लोहा जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण, जिसको रिसाइकिल कहते हैं, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ये रसायन संश्लेषी जीवाणु क्या है? नाइट्रोजन चक्र आपने पढ़ा होगा, फास्फोरस चक्र पढ़ा होगा, सल्फर या Fe का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग करते हैं। अगला पॉइंट है अधिकतर। देखिए अभी आपने कहा कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ जीवाणु जो है रसायन संश्लेषी होते हैं। अधिकतर जीवाणु विविध पोषी होते हैं। इनके पोषण का तरीका कई प्रकार होता है। अगला है ये जो विविध पोषी है, इसको एक शब्द और दे सकते हो, परपोषी। दूसरे से भोजन प्राप्त करना, ये जो परपोषी शब्द है इसकी बात करते हैं कि परपोषी जीवाणु अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अपना भोजन नहीं बना पाते। और ये क्या हो सकते हैं? ये कभी कभी परपोषी होते हैं अथवा मृतपोषी होते हैं। मृतपोषी का मतलब क्या है? जो मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त कर ले, उनको हम मृतजीवी या मृतपोषी करते हैं। ये क्या है? ये मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट है कि ये जो परपोषी है, इसका एक उपयोग है कि ये जो हेटेरोट्रोपस है, विविध पोषी है, ये क्या करते हैं कि परपोषी जीवाणु दूध से दही बनाने में उपयोगी है। दूध से दही जो बनाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहलाता है। ये परपोषी जीवाणु है, दूध से दही बनाने में उपयोगी है। और एक शब्द है कि एंटीबायोटिक्स, एक औषधि है जिसको हम जैविक औषधि कहते हैं। ये विविध पोषी जीवाणुओं से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है अधिकतर विविध पोषी जीवाणु अपघटन का कार्य करते हैं। अपघटन का मतलब क्या है? तोड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी मनुष्य का हो या किसी भी जानवर का शरीर हो, मर जाने के बाद वो क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो उस मृत शरीर का अपघटन करते हैं, वो
अधिकतर जीवाणु इसमें उपयोगी हैं। ध्यान दीजिएगा, एक नाम आता है स्यूडोमोनास। ये जो स्यूडोमोनास, इसको उच्च झक्की जीवाणु भी कहते हैं। उच्च झक्की जीवाणु, ये जीवाणु कई कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ परपोषी जीवाणु मनुष्यों में रोगकारी या रोगजनक होते हैं। जिसको पैथोजेंस कहते हैं, कारक कहते हैं, जो रोग उत्पन्न करें। कुछ परपोषी जीवाणु रोगजनक होते हैं। मनुष्यों, फसलों, पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं, रोग पैदा करते हैं। ये कुछ परपोषी जीवाणु हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कॉलरा, जिसमें पानी की कमी हो जाती है, बोतल चढ़ाना पड़ता है। ये विब्रियो कालेरी द्वारा होता है। ये क्या है? रोग है, और ये रोग कारक है, रोगजनक है। अगला है टाइफाइड, बुखार का नाम सुना होगा। ये होता है साल्मोनेला टाइफी से। अगला है टिटनेस, जो होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। अगला है सिट्रस कैंकर, ये होता है जैंथोमोनास सिट्री। जैंथोमोनास सिट्री, ये कुछ रोग हैं और उनके रोग कारक हैं। इसकी बात कर लिया। अगला पॉइंट है जीवाणु दो प्रकार से जनन करते हैं। और ये जो दोनों प्रकार हैं, एक को कहते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योगज द्वारा। रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल। पुनर्योगज, दोबारा उसका जोड़ होता है। और ये जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। जैसे इसका नंबर 1 है विखंडन, और नंबर 2 है
बीजाणु निर्माण, इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन और इसको कहते हैं इंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब ये जो अलैंगिक जनन है इसकी बात हमने कर ली है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रायः या मुख्यतः जीवाणु कोशिका विभाजन द्वारा जिसको हम विखंडन भी कहते हैं या द्विखंडन कहते हैं, जनन करते हैं। बाइनरी फ्यूजन कहते हैं इसको। और हेमाटोसिस जिसको बोलते हैं, जीवाणुओं में असूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसके गुणसूत्र आधे नहीं होते। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। प्रायः एक जीवाणु कोशिका से तीन से चार बीजाणु बनते हैं। ये अगर एक जीवाणु कोशिका है वो विभाजित होगी या बीजाणु बनाएगी तो एक कोशिका से 3 से 4 बीजाणु बनते हैं। और एक पॉइंट देखते हैं कि जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता। वास्तविक मतलब निषेचन जैसी क्रिया नहीं होती। इसमें होता क्या है, इनके लैंगिक प्रजनन में एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। कह रहे हैं कि इसमें वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता। लैंगिक प्रजनन जिसको कहते हैं उसमें एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में केवल डीएनए का जो अणु है उसका ट्रांसफर होता है। और ये जो ट्रांसफर होता है इसकी 3 विधियां हैं। पहली है संयुग्मन, जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। और ये जो कॉन्जुगेशन है इसकी खोज लेडरबर्ग और टाटम, वैज्ञानिक का नाम है लेडरबर्ग
और टाटम ने 1946 में किया। और खोजा किसमें? ईसरकिया कोलाई में। ईसरकिया कोलाई नामक जीवाणु में पहली बार लेडरबर्ग और टाटम ने 1946 में संयुग्मन या कॉन्जुगेशन की खोज की। और ये नंबर 1 है। नंबर 2 है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको कहते हैं स्थानांतरण। किसी वीडियो में इसका विस्तृत पढ़ेंगे। जो स्थानांतरण है, खोज ग्रिफिथ ने की। उन्नीस सौ 88 में। और इसका क्या? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिसेंस में की। और नंबर 3 है ट्रांसडक्शन, जिसको हम कहते हैं कि जिंडर और लेडरबर्ग ने की। कब किया? 1952 में। किसमें किया? साल्मोनेला टाइफिमोरियम, ये जीवाणु का नाम है, में की। अगली एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये भी मोनेरा के अंतर्गत आता है। ये माइकोप्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। और इसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं होती। कोशा भित्ति बिल्कुल नहीं होती। और जब कोशा भित्ति नहीं होगी तो इनका आकार निश्चित नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कोशा भित्ति कोशिका की आकृति निश्चित करती है, और ये एक कोशिकीय कोशा भित्ति ही नहीं है, तो इस कोशिका का कोई आकार नहीं होगा। और जब कोशिका का आकार नहीं होगा तो माइकोप्लाज्मा का भी कोई आकार नहीं होगा। ये सबसे छोटी ज्ञात जीवित जीव है। इनसे छोटा जीव अभी तक जो जीवित हो वो ज्ञात नहीं है। इनमें विभाजन
वृद्धि एवं जनन की क्षमता होती है। और एक पॉइंट है, ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है। और कई माइकोप्लाज्मा रोगजनक होती हैं, मतलब इनसे भी रोग होता है। जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग हैं, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजाल, बैगन की पत्तियां जो छोटी हो जाती हैं। पोटैटो पर्पिल टॉप और विचेस ब्रूम ऑफ ब्रीचेस ब्रूम ऑफ पोटैटो, ये ऐसे रोग हैं जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगता हो तो इसको दोस्तों तक पहुंचाएं, स्वयं देखें और अपनी तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।